नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आपको मैं अब कैंडिडेट से मिलवा रहा हूं जो लोग इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह कुछ बार्स में नॉमिनेशंस प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ऐसी एक बार है रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन, जहां नॉमिनेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, प्रोसेस एंड हो चुका है और अब कैंडिडेट्स अपनी अपनी कन्वेंसिंग के लिए तैयारियां कर रहे हैं। मैं कहूँ कि कन्वेंसिंग स्टार्ट कर दी है और मेरा फ़र्ज़ है कि इस वकीलों के इस चैनल के थ्रू मैं ऐसे कैंडिडेट से आपको मिलवाऊं जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और जिनके पास कोई विज़न है। मैं उनसे पूछूंगा ताकि आप सेलेक्ट कर सकें कि कौन कैंडिडेट आपके लिए सूटेबल रहेगा, कौन बार को एक अच्छी मैं कहूँ रहनुमाई दे पाएगा, एक अच्छा प्रतिनिधित्व वकीलों का कर पाएगा। आज मैं रोहिणी कोर्ट में हूं और आज की बात कराऊंगा। मैं यहाँ प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं एडवोकेट सच्चिदानंद चतुर्वेदी जी। आपके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि 30 साल की इनकी प्रैक्टिस हो गई है। सिविल के एक बहुत अच्छे, और मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक अच्छे नामी एडवोकेट हैं सिविल के मैटर्स में। इन्होंने कॉरपोरेट को भी किया है, इन्होंने वैसे भी लिटिगेशंस भी किए हैं, हालांकि दूसरे केसेस भी करते हैं, लेकिन सिविल में इनको महारत हासिल है। मैं इनसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि इनका क्या विज़न है। चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वकीलों के इस चैनल में। और आपकी मैं बात रूबरू करा रहा हूं अपने यहाँ के वोटर्स से और अपने अधिवक्ताओं से। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप 30 साल बाद डायरेक्ट चुनाव में आए हैं और वो भी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए आए हैं। मैं आपको देखता रहा हूँ पिछले विगत वर्षों में, आप डिफरेंट कैंडिडेट्स के साथ उनकी सपोर्ट में, उनको इलेक्शन फाइट कराने में काफ़ी आपका योगदान रहता था। तो इस बार आपने इलेक्शन करने में कंटेस्ट करने की क्यों ठानी? क्या वजह रही मेन जिसकी वजह से आपको इस राजनीति में, या ये मैं कहूँ वकीलों के इस द्वंद्व युद्ध में आपको कूदना पड़ा? सर्वप्रथम तो राकेश जी, आपका मैं बड़ा धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे एक ये प्लेटफॉर्म दिया, एक मौका दिया कि मैं अपनी बात को रख सकूं। और मैं समझता हूं कि विगत कई सालों से मैं आपको देख रहा हूं, जो वकीलों के हित की बात है और वकीलों के सुधार के लिए जो है, और उनकी जो है जो बार से संबंधित जो है अच्छा एक वातावरण रहे, इसके लिए आप हमेशा प्रयासरत रहें, जिसके लिए मेरा साधुवाद है। थैंक यू। जहाँ तक आपने बहुत ही एक वाजिब सवाल पूछा कि 30 साल के बाद जो है आपने ये विचार कैसे किया और क्यों निर्णय लिया आपसे जो है इस बार के इलेक्शंस में जो है प्रेसिडेंट के लिए आए हैं। तो इस बारे में मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम लोग जो है जब से बार में आए हैं तब से सामाजिक रूप पे और वकालत के तौर पे जो है हमारी हमेशा जो है पुरजोर मंशा यही रही है कि जो है हमारी बार की व्यवस्था जो है और हमारी बार जो है हाईएस्ट पेडेस्टल पे जाए। लेकिन विगत 10-12 सालों से मैं अगर कहूँ, अगर अतिशयोक्ति नहीं होएगी तो आज से अगर आप भी, क्योंकि आप तो एक अपने आप में एक समय रहे हैं, आपने देखा हुआ है, आप हमारे से बड़े अग्रज हैं मेरे, और हम लोग जब आए तो आप लोग जो है प्रेरणा स्रोत रहे। पिछले विगत 10 सालों के अंदर जो है बार की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है और यहाँ जो है राजनीति जो है उसका, बार में राजनीति जो है, जो क्षेत्रों की राजनीति होती है उसका पर्याय कभी नहीं रहा है। बार हमेशा जो है जो क्षेत्र के राजनीति हैं उसमें बार का बढ़ चढ़ के रोल रहा है और उन्होंने जो वहाँ जाके परिवर्तन लाने की कोशिश करी, लेकिन हमारे यहाँ जो है स्थितियाँ खराब होती चली जा रही हैं। और मैं कई सालों से ये चीज़ देख रहा था कि जो है हमारे यहाँ जो सीरियस प्रैक्टिशनर हैं, जो सही मायने में जो है बार के अंदर जो है कोई अपना रोल अदा करते हैं। हम वकील हैं तो बतौर वकील सबसे पहले हमारा काम तो ये है कि हम मुकदमों की अच्छी तरीके से पैरवी करें और अच्छे नए जो लोग आते हैं उनको नई चीज़ें देते हम चले जाएं। और हमने भी किसी गुरुकुल को पकड़ा था, आज उन्होंने हमें इस काबिल किया कि हम भी एक गुरुकुल चलाएं। तो ये गुरुकुल प्रथा ख़त्म होती जा रही है यहाँ पे, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि कोई आदमी हिम्मत नहीं करता था। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इस बार में आने के बाद जो है
जो वकील की सही दिशा है और वकालत की सही दिशा है उसके बारे में जो है ध्यान दिया जाए। ये डोल्स और ये बातें करना कोई अपने हित की ही सिर्फ लोग करते रहे। भगवान की दया से अगर आप थोड़ा सा भी जो है अगर किसी तरह की जो है किसी से पूछेंगे तो मुझे अपने वकालत में या मुकदमों की मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन अब समय आ गया था कि हम जैसे लोगों को उठ करके वकालत में रिफॉर्म्स लाने के लिए जो है हमारी जो दिन प्रतिदिन प्रतिष्ठा गिरती जा रही है, अब जब तक हम जैसे लोग जो है आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक इस प्रतिष्ठा को जो है, क्योंकि हमें रहना यही है। लेकिन आप तो बड़े बिजी लॉयर हैं, आपके पास केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर बार की राजनीति में आएंगे तो आपके केसेस पे तो इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज से 15 साल पहले बार की राजनीति में जो है बिजी लॉयर्स ही होते थे और वो अपनी जो भी चीज़ें उन्होंने एक्वायर की हुई होती थी उसको जो है वो समर्पित करते थे। तो ये मिथ जो बनता चला आया है पिछले 10-12 सालों के अंदर, इस मिथ को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, वो पहले या तो सेक्रेटरी रहे हैं या वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं या एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं और 1-2 टर्म्स उन्होंने इलेक्शन भी लड़े हैं, तब जाकर वो प्रेसिडेंट पर पहुंचे हैं। आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट पर आए हैं तो किस विजन के साथ आए हैं आप? क्या मेन विजन क्या है आपका? देखिए, 30 साल के बाद की वकालत के बाद मुझे राजनीति मेरा विज़न नहीं रहा है। मेरा विज़न ये है कि मैं बार में आ कर के जो मैंने आज तक हासिल किया है किस तरीके से अपने आने वाली जनरेशन्स को दे दूं। मेरे बहुत सारे वकील साथी हैं जिनको जो है जो दक्षता मिलनी चाहिए, जो उनको एक्चुअल जो है ज्ञान या कोई भी चीज़ जो है उनके केसेस के बारे में जो असिस्टेंस मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। लेकिन आपके साथ चुनौती ये है कि आप जिनके जो मुकाबला आपका है वो बड़े दिग्गज जो पहले या तो प्रेसिडेंट रह चुके हैं या सेक्रेटरी रह चुके हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो ऐसे लोगों से है जो बार के बहुत अंदर तक गए हुए आदमी हैं, तो उनसे आपका मुकाबला होगा। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि आप में ऐसी कौन सी ऐसी खूबी आप अपने में पाते हैं जो वोटर्स को आप बताना चाहेंगे कि भाई उनके बजाय आप मुझे वोट करें? देखिए, मेरा अनावरत जो है, मैं अपने व्यवसाय इस वकालत के व्यवसाय में रहा हूँ। मुझे बड़ा ही मौका मिला, बहुत सारे वकील साथियों के साथ जो है सहयोग का मौका मिला मुझे, और इस सहयोग के दम पे जो है और जो मैंने आज तक किया है उनके, मुझे बाहर कहीं मैं नहीं गया, मैं यहीं रहा हूँ, इन्हीं लोगों के बीच में रहा हूँ, इन लोगों की समस्याओं से जूझता रहा हूँ। जितनी बारीकी से एक वकील को मैं समझता हूँ कि बार से किसी भी चैरिटी या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम वकील हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है। बार के वेलफेयर के लिए जो है जो एक्चुअल चीज़ें हैं कि आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा हमारी बार ने कि वर्क जनरेशन कैसे किया जाए, जो न्यू जनरेशन लॉयर्स हैं उनके लिए। लैंड आज हमारे जो लीगल एड्स हैं वो गवर्नमेंट से हो रहे हैं, हमारी बार ने कभी भी जो है इस एस्पेक्ट पे क्यों नहीं काम किया? मेरा जो है 30 साल का जो अनुभव रहा है, बहुत सारे हमारे जो कॉरपोरेट क्लाइंट्स रहे हैं, बहुत सारे हमारे वकील साथी हैं जिनके पास जो है काम भी जाता होता है, वो कॉरपोरेट जो है वो अगर हम कोई सब्सिडाइज़ उनको ऑफ़र करते हैं, बार करती है, तो वहाँ पे भी काम आ सकता है। ऐसे बहुत सारे वकीलों को जो है बार, एक्चुअल बार की मदद वो होगी। फैसिलिटीज़ जो हैं वो तो सारी जो है सब्सक्रिप्शंस आते हैं, सारे वकील सब्सक्रिप्शंस देते हैं। आज बार को एड ऑन क्या कर रहे हैं, उन सब्सक्रिप्शंस का यूटिलाइजेशन हो रहा है। मेरे साथ जो मेरे खिलाफ जो लोग लग रहे हैं जिनके बारे में आपने कहा ये दिग्गज हैं, इन दिग्गजों से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने बार के लिए एड ऑन क्या किया? किसी वकील को इतना सक्षम और सुदृढ़ कहाँ किया? आज हमारे यहाँ LC अपॉइंट, लोकल कमिश्नर से अपॉइंट होते हैं, हमारे बार की जो है इंटरफेरेंस कहाँ है? आज से मैं 15 साल 20 साल पुरानी बात बताऊं तो जो है आप जैसे जो है सीनियर एडवोकेट्स होते थे, कोर्टों में जाते थे तो जजेस के पास बोलते थे, वहाँ ओपन कोर्ट में जो है किसी भी वकील को कह देते या कहते थे कि भाई इस लड़के को ज़रूरत है, ये करते। ये सारी चीज़ें मिसिंग हो गई हैं, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। नेपोटिज्म आ गया उसमें। नेपोटिज्म आ गया है। और दूसरी चीज़ आपको बताऊँ कि ये बार बार चुनाव लड़ना
और सोचना कि मैं ही अगर कर रहा हूँ तो ऐसा क्या निहित स्वार्थ है कि बार बार ये लोग चुनाव में आते नहीं, वो तो ये कहते हैं हमारा एक्सपीरियंस है, हमारे एक्सपीरियंस के बल पे हम वेलफेयर कर एक पाएंगे। वकील के चुनाव में और वकीलों के जो है प्रतिनिधित्व के लिए अनुभव सिर्फ एक है कि आप कितनी अच्छी वकालत करते हैं, कितनी अच्छी दक्षता हासिल करते हैं और कितने अच्छे तरीके से अपने आने वाली पीढ़ी को आप दे सके। क्योंकि मैं इस बार में आया जब, तो मुझे मेरे सीनियर्स ने जो है ना, जो दक्षता, जो चीज़ें दी, अनुभव दिया, जो अपनी चीज़ें दी, इनमें से मैं समझता हूँ कि आज मेरे खिलाफ जो है कोई एक आदमी ओपन डिबेट करा ले मेरे से और कानून के पहलू में बात कर ले। जब आप कानून नहीं जानते हैं तो आप प्रतिनिधित्व करने का हकदार कैसे हैं? आप बार में जाकर के जो है अगर किसी जज को फेस करना पड़े तो आप जज को नहीं फेस करते हैं, आप एकेडमिक तौर पे नहीं तैयार हैं। मेरा अगर आप पीछे का इतिहास उठा के देख लें और अभी तक का इतिहास उठा के देख लें, मैं जिस जुडिशल फोरम के पास गया मुझे कभी रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ी है। हम अपना होमवर्क इतना करके जाते हैं कि उनसे इक्विप्ड हम होते हैं, वो हमसे इक्विप्ड होते हैं। लेकिन एक धारणा ये बन गई है कि जो बाहर के लीडर्स हैं, खास तौर से प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, इनके ऊपर बड़ा दामोदार होता है। लेकिन वो जीतते ही चुनाव को, जैसे ही वो विक्ट्री होती है, उसके बाद बजाय इसके कि वो वेलफेयर के काम करें, वो जजेस की चमचागिरी, पुलिस से साठगांठ ताकि केसेस आए, और इस तरह का एक माहौल बना देते हैं कि आम वकील बड़ा निराश होता है कि आप भी इसी दलदल में आ रहे हैं। मैं भ्रष्टाचार की बात पे अभी नहीं आ रहा हूँ, मैं केवल उस चमचागिरी, और क्योंकि इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, बलिया से, वो क्षेत्र अपने आप में क्रांतिकारी क्षेत्र है, तो वहाँ के लोग, मैं समझता नहीं कि चमचागिरी में विश्वास रखते हो, और बिना चमचागिरी के राजनीति यहाँ वकीलों की बार की करना कितना कठिन है, ये आप समझ सकते हैं। ये आपने बहुत ही सुंदर बात मेरे से पूछी और मैंने, अगर आप ध्यान दें तो मैंने सबसे पहले एक ही बात कही है, और आपने भी ये कहा कि आप इतने बिजी लॉयर हैं, आप इस तरफ आ रहे हैं, तो मेरे पास काम की समस्या नहीं है। मुझे काम के लिए किसी पुलिस वाले के, मैं जब से अपने व्यवसाय में उतरा हूँ, मैंने कभी भी किसी पुलिस वालों की लाइजनिंग नहीं करी है। और मैंने क्रिमिनल के भी जब काम किए तो बहुत अच्छे काम किए। मेरे जिम में SSC स्कैम रहा है, मैंने मर्डर के केसेस किए हैं, मैंने मको का केस किए, लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि मैं बाई चॉइस जो है, क्योंकि उस दलदल वो मुझे रास नहीं आया, और शायद मेरी जो है मानसिकता जो है या जो मेरी प्रवृत्ति है उसे मैच नहीं कर रहा। तो वो एक बहुत अच्छा एक फील्ड है और उसके से हर कोई जो है, मैं उन लोगों को अपना धन्यवाद भेजता हूँ कि जो ज़्यादातर लोग जजेस की लाइजनिंग में लग जाते हैं, उसका आप क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं कि मेरे बारे में अगर यहाँ किसी भी आम वकील से पूछेंगे और किसी भी जुडिशल सिस्टम के किसी जज के पास है, तो मैं आज तक जो है जिसके बारे में लोग कहते हैं, मैं उन जजेस के पास से अपनी रिलीफ लेके आता हूँ। मैं इतनी तैयारी करके जाता हूँ। मेरा मकसद ही ये है कि ये लाइजनिंग को ख़त्म करना। जो लोग जो है, ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो है इसी चीज़ में है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं। आप मानते हैं बार्स में, प्रेजेंट बार में या इससे पहली बार्स में भ्रष्टाचार था, है? कि ये तो आकंठ है, भ्रष्टाचार आकंठ हो चुका है। आज अखंड नहीं होता तो हमारे जैसे लोगों को जो है ज़रूरत नहीं थी। हम तो अपनी जो सेवा है बतौर वकील जो है, हमारी सेवा, मेरे साथ जो है 10 साथी आते हैं, उनको जो मेरे पास जो मैंने अर्जित किया वो बांट देता हूँ, वो सेवा हो रही है। लेकिन के इलेक्शंस को ना होने देना, बार के पदाधिकारियों के थ्रू बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना कि किसी तरह लिंगर ऑन हो जाए, इलेक्शन ना हो, इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसमें तो सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे आपसी फूट का नतीजा है। हिंदुस्तान में आपको पता है कि जब लिटिगेशन शुरू होएगा तो हमारे आपस से, परिवार से विवाद शुरू होता है। लेकिन उसके रूट में कहीं ना कहीं लालच है ना, सीट पे बने रहने का और करप्शन करने का। लालच है। मैं इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं कहते हुए कि लालच है। और आज जो है हाई कोर्ट को ये 2 साल का समय फिक्स करके जो है करना पड़ा, इंटरफेयर करना, ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। चुनाव आज से 15 साल 20 साल पहले होते थे, इस तरह की बातें नहीं थी। चुनाव 28 तारीख को हो जाएगा, इसको लेके कितने आश्वासन? देखिए, मैं तो अगर अपनी बात करूं तो जो है मैं समझता हूं कि एक दुविधा की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि
उच्च न्यायालय में जो हमारे बार एसोसिएशन है, उन लोगों ने अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं चालू किया है अपना। हमारे दिल्ली बार एसोसिएशन 30 जारी में जो है मुझे पता लगा है कि आरओ अपॉइंट हो चुके हैं, लेकिन अभी नहीं, चुनाव कोई आरोप नहीं है। ऐसी ऐसी चर्चाएं चलती हैं और अभी तक नहीं हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो पीछे 2-3 बार एप्लीकेशनें लगी, पिटीशन है, हो सकता है कि क्योंकि चुनाव तो 1 हफ्ते में भी हो सकता है। आज भी कल 7 तारीख को पता चला कि जो है कोई पिटीशन लग रही, कोई पिटीशन नहीं लगी। आज के लिए लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता लगा कि आज कोई पिटीशन लगी भी कि नहीं लगी है। और अगर ऐसा कुछ है जो जैसा मुझे कई स्रोतों से पता लग रहा है, पिटीशंस का लगना क्या शो करता है? इससे वकीलों की इमेज को कितना धक्का लग रहा है? देखिए ये पिटीशन का फाइल होना ही जो है हमारे इमेज को धक्का लगा दिए। जो शुरुआत हुई, अगर आप याद करें तो सबसे पहले बार के इलेक्शंस का मुद्दा द्वारका कोर्ट का गया था। मुझे याद है संजय किशन कौल साहब की बेंच होती थी हमारे द्वारका कोर्ट के इलेक्शन के, तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद जो है दूसरी पिटीशनें पड़ी। हमारे यहाँ 30 जारी से उठ करके जो है एक हमारे प्रेसिडेंट रहते थे राजीव खोसला, उन्होंने हाई कोर्ट की तरफ रुख किया, तो बेंच को जो है वो ख़तरा हो गया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और वहाँ से ये स्थिति शुरू हो गई कि किस तरीके से जो है वकीलों को दूर रखा जाए, एक दूसरे से बाइफरकेट किया जाए। और ये बाइफरकेट का प्रोसेस जो है वो तो 30 जारी हमारी बाइफरकेट कोर्ट, ये तो खैर ठीक है, जस्टिस एट डोर स्टेप का प्रिंसिपल लिया गया था। मुझे जस्टिस एट डोर स्टेप तो कहीं नहीं दिखता। आज यहाँ पे कोर्टें आती हैं, अब बार के अंदर जो चीज़ें शक्ति होती थी कि अपनी चीज़ों को होल्ड करके रखें, वो चीज़ें धीरे धीरे छीड़ होती जा रही हैं। और इसका कारण जो है हमारी इच्छा शक्ति का अभाव है। और इस इच्छा शक्ति का अभाव का कारण आपने खुद ही बता दिया कि जो है जो बार की राजनीति करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो अपना निहित स्वार्थ देख रहे हैं। उन्हें सिर्फ ये दिखाई देता है कि हम अपनी वकालत को कैसे चमका लें। और वकालत भी मैं कहता हूँ कि 100 बार चमकाएं, मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अपनी क्षमता पे चमकाएं। लेकिन कुछ नेता तो ऐसे हैं, कुछ नेता तो ऐसे बार में आने के बाद वो राजनीति करते हैं, बस वो कोर्ट में जाते ही नहीं। ये तो आप बाई एंड लार्ज अगर देखेंगे ना पिछले 10 सालों के अंदर, तो ये कोर्टों में नहीं जाते हैं। ये कोर्टों के बाहर जो है ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं काम करते हैं, ये परोक्ष रूप से काम करते हैं। आप अगर प्रेसिडेंट बन के आते हैं तो ये परोक्ष रूप से काम करने की सिस्टम। मेरा तो सब कुछ प्रत्यक्ष है। नहीं, आपका तो है, आप इस सिस्टम पे कहीं लगाम लगाएं। मैं इस सिस्टम पे, मेरा मकसद ही आना इस सिस्टम पे लगाम लगाने का है। मैं कोई भी परोक्ष चीज जीवन में कभी परोक्ष नहीं किया, मैं हर काम को प्रत्यक्ष करता हूँ। और यही कारण है कि मुझे नीचे की पोस्टों से इलेक्शन लड़ने का जो है विचार नहीं कभी आया। अपने जीवन काल में वकालत के इस 30 साल के अंदर मैंने अनवरत किसी न किसी की मदद करी है, और भगवान की दया से हमारा पुरुषार्थ और उनका, हमारे सहयोगियों का पुरुषार्थ से वो लोग विजयी हुए हैं। तो लोगों को नेता बनाते बनाते ख्याल आया कि खुद भी नेता बन जाए। मैं नेता नहीं बनाया। मैं अपने आप को कभी इतने बड़े लेवल पे नहीं लेके गया। मैं अपने आप को कभी, आपने एक शब्द जो है बड़ा उत्तम कहा था कि दिग्गज, मैं एक आम वकील हूँ। और तो मैं पूछ रहा हूँ कि दिग्गजों से टकरा रहे हैं आप, वो तो दिग्गज मानते हैं अपने आप को। देखिए आपको बताऊं कि दिग्गज से आम जब टकराता है ना, तभी दिग्गज जो है धूमिल हो पाता है। ये इतिहास गवाह है। लेकिन वही आम जब दिग्गजों की श्रेणी में आके उसी तरह केजरीवाल बन जाए फिर क्या हो? देखिए अगर केजरीवाल जो है वो, उनके बारे में मैं अगर टिप्पणी करूं तो वो उन्होंने पहले से ही अपनी सारी व्यू रचना कर रखी थी। उन्होंने दिग्गजों को ही हराया था, दिग्गजों को हराया था, लेकिन बाद में वो तो क्या आश्चर्य हुआ सबने देखा। देखिए वो उसका कारण ये था कि जो है ये, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये लोग अपने पद से विमुख इसलिए हो गए कि इस राजनीति के दलदल में, क्षेत्र की राजनीति तो बाहर की राजनीति में बहुत फर्क है, मैं ये बताना चाहूँगा। नहीं, बट करप्शन तो यहाँ भी है। नहीं, करप्शन यहाँ पे, जो करप्शन है यहाँ पे ये है कि इनएफिशिएंट लोग जो है अपनी एफिशिएंसी शो करने के लिए लाइजनिंग और करप्शन का सहारा लेते हैं। मैं आज से 20 साल पहले अगर अपने 30 जारी के दिग्गजों की बात करूं, जो लोग हमारा प्रतिनिधित्व करते थे,
तो वो क्या करप्शन करते थे? वो वकीलों के हित के एक उनके एक आवाज़ पे 100 वकील चलते थे और कोर्टों में जाते थे। आज ही कहीं किसी के पास चर्चा चल रही थी, हमारे बड़े पुराने वकील साथी हैं, बड़े भाई हैं हमारे, तो एक उन्होंने जो है स्मरण जो है संस्करण बताया मुझे उस स्मरण का कि वो हमारे हाई कोर्ट जज होकर के रिटायर हो गए, वो नए नए जज लगे थे वहाँ पे, और आपकी जो है मोरी गेट की पार्किंग का आपको तो याद होगा वो, और उसका स्टे डाला गया था। और उस वक़्त हमारे पूजनीय दिवंगत बीडी कौशिक साहब थे और वहाँ गए और उन जज साहब ने कहा कि जी देखिए ऐसा एक्स पार्टी स्टे नहीं दूंगा, मैं तो दूसरी पार्टी को सुन के दूंगा। तो उन्होंने अनुनय विनय नहीं किया, उन्होंने ये कहा कि ये ब्रीफलेस जो लोग थे आज जज की सीट पे बैठ कर के हमसे कहते नहीं है, और पीछे मुड़ के उन्होंने, वो दिन याद है मुझे, तब हम नए नए वकील आए हुए थे, पीछे मुड़ के 100 वकील थे और 100 वकील की तरफ उन्होंने देख करके कहा कि देखो, और जज साहब की आवाज़ बदल गई उसी टाइम पे, उन्होंने कहा नहीं जी स्टे दे रहा हूँ, मैं स्टे दे रहा हूँ, और उन्हें स्टे दिया। और शायद हो सकता है कि वो इस बात को बार के हित को समझते हुए मंतव्य पे ये ना कहते स्टे देते, तो शायद हमारे कौशिक साहब उनका धन्यवाद भी करके आए, तो उन्होंने धन्यवाद नहीं किया, बड़बड़ाते हुए चले गए थे। ऐसे लोगों का अभाव जो है धीरे रहेगा। तो मैं तो ये लोग मेरे जो है, मैं इनके पथ पे चलना चाहता हूँ और ये आश्वस्त करता हूँ कि आज 56 साल की उम्र हो गई है, आज तक सिद्धांतों से अपने समझौता नहीं किया, तो बाहर में आने के बाद जब तक चतुर्वेदी जी, जब तक आदमी के पास पोस्ट नहीं होती वो बहुत ईमानदार होता है, बहुत सिद्धांतवादी होता है, बहुत प्रिंसिपल उसके होते हैं, लेकिन जैसे ही वो इसमें आता है वो वायरस आ जाता है। तो आप में भी वो वायरस आने की संभावना कितनी है? मैं तो देखिए इस पे एक ही चीज़ कहूँगा, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लोगों को फारसी का। मतलब लोग आजमाएं, आपको आप कहना चाहते हैं लोग आजमाएं। चलिए, आज तक का मेरा जो चरित्र रहा है, एक बतौर वकील मुझे इसका अभिमान है, और लोगों ने जो मुझे प्रेम और वो दिया हुआ है एक बतौर वकील के, मैं चाहता हूं कि आज आप जो नेता ना चुने, आज अपने बीच से एक वकील चुने और देखें कि वकील क्या करते। जो लोग पहले वकील चुनते थे, ये बाहर के एलिमेंट्स और बाहर के फोर्सेस और बाहर की जो है राशनिंग जो शुरू हुई, और इन लोगों ने जो है माहौल को गंदा किया, डिफेम किया, प्रोफेशन बना दिया इसको प्रोफेशन बना दिया है। प्रोफेशन एक ही रहेगा, ये मेरा दावा है। आया हूँ 30 साल बाद, तो बहुत सोच समझ के आया हूँ। आप रोहिणी में हैं, रोहिणी की कोई मेजर 2-4 समस्याएं बताएं जिस पे आप काम करना चाहेंगे। देखिए सबसे बड़ी समस्या तो आज रोहिणी कोर्ट के अंदर मैं समझता हूँ कि हमारे वकीलों को कार्य करने के लिए जो सुलभ वातावरण होना चाहिए वो नहीं है। इनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि हम अगर देखें तो, और इसमें मैं कहूँगा कि हमारे जो विगत कई सालों में हमारे बार के प्रतिनिधित्व करने वाले आए, या तो उनकी इच्छा शक्ति की कमी रही। आज जुडिशियल सिस्टम जो है अपने लिए, जब एक तरफ एक जजमेंट आई हाई कोर्ट की, हमें एसोसिएशन जो है कि ये कह कर के मना कर दिया गया कि जब हम फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और बार बेंच एक है, इस ग्राउंड पे ही हमें डिस्टिंग्विश किया ना, और इंटरफेरेंस उनका हुआ। तो जब आप अपने लेवल पे सारी अपने स्टाफ की और अपने सिस्टम के लोगों के लिए फैसिलिटीज़ दे रहे हो, तो बार इक्वली रिस्पॉन्सिबल है न्याय की व्यवस्था के लिए। उनको फैसिलिटीज़ क्यों ना हो, उनके लिए बैठने की सुचारू व्यवस्था क्यों ना हो, उनके पास वर्क एटमॉस्फेयर क्यों ना क्रिएट हो, ये जिजीविषा जो है लेके हमें चलना पड़ेगा। तब हम जाएंगे। हम अपने, हमारे वकील खड़े रहते हैं, हमारे वकीलों के पास ऐसी बैठकी कि अगर अचानक जो है कोई चीज़ काम करना पड़ते ना, हमारे पास जो टाइपिंग पूल जो है उसमें अगर आप चले जाएं तो ऐसा लगता है कि मछली बाजार में पहुँचे हो, क्यों बैठने की जगह नहीं है। वकील का काम तो दिमाग का होता है, वो वहाँ बैठ कर के जो है जब इतनी शोर मच रही है तो वो अपनी चीज़ों को कैसे तैयार कराएगा। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है हमें उपलब्ध करानी पड़ेगी, जगह हमें मांगनी पड़ेगी।
आज धीरे धीरे हमारी जगह सिकुड़ गई है। कभी किसी समय हमारा जो है ये वकीलों का चैम्बर बना था, आज इसमें वकीलों के चैम्बर में से भी जो है इंक्रोचमेंट है। भाई प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूशन को आप कहीं प्रोसिक्यूशन इज नॉट पार्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, प्रोसिक्यूटर्स हैं, लेकिन आज वकीलों को बैठने के लिए जगह नहीं है। उनके लिए जो है पूरे के पूरे 2 फ्लोर 1.5 फ्लोर जो है हमारे पास जो है बार रूम जो है वो भी जिस तरह से होनी चाहिए वो नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये व्यवस्था जो वकील जहाँ आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ 100 में मैं समझता हूँ 30% वकील ही सक्षम हैं जो अपने ऑफिस को मेंटेन कर सकते हैं या बाहर कर सकते हैं। चैम्बर में वकीलों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि उनको एकोमोडेट नहीं हो सकता, तो उनकी व्यवस्था बनाई जाए। अब ये कोर्ट है शिफ्ट भी हो रही है यहाँ से, जो नॉर्थ की कोर्ट वहाँ जा रही है। ये सारी व्यवस्थाएं हमें पहले से सोचनी पड़ेंगी कि हम अपनी बार्गेन करके चलें, हम अपनी बातें कह के चलें। यंग लॉयर्स के लिए कोई प्लानिंग है, विजन है आपका? यंग लॉयर्स के लिए तो देखिए, मैंने कहा कि इनके लिए वर्क जनरेशन, उनको पहले तो जो है वर्क क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोडक्ट हूँ, और वकालत पढ़ना और वकालत करना है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे वकीलों के व्यवसाय को कहते हैं प्रैक्टिस, कानून का पढ़ना और प्रैक्टिस करना। तो जब मुकदमे होंगे तो वो कानून को समझेंगे भी, प्रयास करेंगे। जब हम लोग आए थे तो हमें क्या था, हमने तो कानून पढ़ा हुआ था। कानून के पढ़ने में और प्रैक्टिस करने में जब मुकदमे होंगे तो उनके लिए वर्क जनरेशन क्रिएट करना, जिसके लिए मैंने सबसे पहले मैंने कहा था कि मेरा एक विज़न है कि किस तरीके से वर्क जनरेट करे। जो लेडी लॉयर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है जी, उनके लिए कोई विज़न है आपके? अगर आप प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनके लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, लेडीज़ लॉयर्स के लिए जो है अभी जो उनको बार रूम दिया गया, क्योंकि संख्या बढ़ती चली जा रही है, उनके लिए वो फैसिलिटी और बार रूम की फैसिलिटी करनी पड़ेगी। हालांकि क्रच बनाया हुआ है, लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, तो जब जनसंख्या बढ़े तो उस हिसाब से, क्योंकि उनको जो हमें संविधान में जो है हमारे फीमेल्स को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया हुआ है, उनको प्रायोरिटी दी हुई हैं, तो ये हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए और व्यवस्थाएं पैदा करें जिसके बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है। और मैं समझता हूं कि मैं आने के बाद जो है मेरा एक मुख्य बिंदु जो है इस पे भी रहेगा, उनके लिए और बार रूम की व्यवस्था कैसी करी जाए। क्योंकि आज वो लेडीज़ बार रूम, आज मैं समझता हूँ कि यहाँ हमारे दिल्ली रोहिणी कोर्ट के अंदर जो है लगभग संख्या जो है 750-800 जो है लेडीज़ की हो गई हैं। और वो बार रूम जो है वो हद कर भी अगर करें तो मैक्सिमम जो है 100 लेडीज़ जो है एडवोकेट हमारी जो है उसमें बैठ सकती हैं, उस बार रूम में कोई काम कर नहीं सकती हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, और उसके लिए हमें अपने सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, जो फैसिलिटेट करने वाले, क्योंकि हम उनके परिसर में बैठे हुए हैं, हमें गवर्नमेंट से इसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए अगर हमें कोई लिटिगेशन इनिशिएट करनी पड़ी तो लिटिगेशन, मैं नहीं समझता हूँ कि इतने विगत कई सालों में किसी ने ये इस नज़रिए से कभी इस चीज़ को अप्रोच किया होगा कि आज हम दुनिया के लिटिगेशन करते हैं, क्या आपने हितों के लिए एक लिटिगेशन नहीं कर सकते? मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर लड़ने की आवश्यकता है, और तो बड़ी सोच के साथ आया हूँ। आपको सुन रहे हैं, कितने आश्वस्त हो जाएं कि आपके अंदर ये जो वायरस उन तथाकथित दिग्गजों में आ चुका है वो आप में नहीं आएगा? देखिए, वायरस तो जो है इतने सालों में नहीं आया है, तो वायरस तो नहीं आएगा, और वायरस आएगा तो हमने पहले ही जो है उसका एंटीवायरस अपने अंदर रख रखा है। वो हमने एक वैक्सीन अपनी लगवा रखी है, और वो वैक्सीन हमारी वकालत की वैक्सीन है, जो 30 सालों के अंदर वो वैक्सीन मैंने अंदर अपने डाला हुआ है। वो वायरस जो है इस एंटी वायरस वैक्सीन के आगे जो है चल नहीं पाएगा। चलिए, हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप बहुत अपनी बात आपने बेबाकी से रखी, साफ गोई से रखी। और मैं आपको दे रहा हूँ माइक, आपके वोटर्स आपको सुन रहे हैं, कोई एक अपील आप करना चाहें अपने लिए तो कर सकते हैं, वोटर सामने हैं। मैं अपने सारे भाइयों से, रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के जितने भी मेंबर्स हैं, उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जो ये धारा बनी हुई है और धारणा बनी हुई है, जैसा हमारे बड़े भाई राकेश शर्मा जी ने कहा, दिग्गज, देखिए हर वकील मेरे नज़रिए के हिसाब से अपने आप में दिग्गज है,
क्योंकि वो समाज की सारी बुराइयों कुरीतियों को लड़ने आता वो दिग्गज है। आप सारे मेरे दिग्गज हैं, इसलिए जो है ये परिवर्तन की धारा चलाएं और अपने बीच में से जो है किसी को प्रतिनिधित्व में लेके आएं, तभी आपका और हमारा कल्याण हो सकता है। पहले आपका कल्याण सर्वोपरि है, बाद में मेरा कल्याण तो अपने आप हो जाएगा। जो मेरा मकसद है वो हासिल हो जाए, इसलिए आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पे जो है गौर करेंगे और अपने यहाँ पे जो हमारे घर में कोई चीज़ ख़राब हो रही है तो हमें ही ठीक करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग से कहता हूँ कि कृपया मुझे जो है एक अवसर दें। इस अवसर के अंदर मैं आपको जो है साबित करके दिखाऊंगा कि क्या कर सकता है एक वकील, आप जैसा आम वकील और हम जैसा आम वकील क्या कर सकता है, और दिग्गज जो है आपने देख लिए हैं। धन्यवाद। थैंक यू चतुर्वेदी जी। तो सुना दोस्तों, आपने बहुत सारी बातें इनकी सुनी, मैं जितना पूछ सकता था शॉर्ट टाइम में मैंने पूछा और सुना आपने। अब डिसाइड आपको करना है दोस्तों कि इन्होंने कितना सच बोला है, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है। और दूसरे कैंडिडेट्स भी आपसे बात करेंगे, उनसे मैं भी बात करने की कोशिश करूंगा, आपकी बात भी कराऊंगा। डिसाइड आपने करना है, कंपैरिजन आपने करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कंपैरिजन करते वक्त किसी इज़म में मत जाइएगा, कास्टिज़म में मत जाइएगा, एरियाइज़म में मत जाइएगा और किसी लालच में मत जाइएगा। एक अच्छी बार का निर्माण करना हर वोटर का एक, मैं कहता हूँ, एक मैं कहूँ दायित्व है, और उस दायित्व को आप अच्छी तरह निभाएं। किसी तरह की प्रभाव में ना आए। तोलें, कैंडिडेट्स आपके सामने सभी आएंगे, सभी अच्छे हैं, सभी अपने आप को अच्छा साबित करेंगे। लेकिन कौन आपके लिए हितों के लिए काम करेगा, कौन वेलफेयर करेगा, कौन आपके एक्चुअल में प्रतिनिधित्व करने लायक है, ये डिसाइड आपको करना है, ये मुझे करना है, हम सबको मिलकर करना है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल कीजिएगा। और दूसरी मैं कैंडिडेट से मिलाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार।